Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 15 है कंटेम्परी इश्यूज़ का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है टेररिज्म, जो इस पेपर के यूनिट 4 में दिया गया है कि चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और इसके अंतर्गत हमें टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म के बारे में पढ़ना है, देखना है कि ये जो है आतंकवाद क्या है और जो फंडलिस्ट जो होते हैं, फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है और किस तरह से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए ये खतरा है और चैलेंजेस, चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं, इनको हमको इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। जो आतंकवाद है, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और इसमें चूँकि दो पार्ट्स में हमें दो चीज़ों को पर फोकस करना है, तो हम लोग सबसे पहले आतंकवाद जो है उसको हम लोग समझेंगे कि आतंकवाद क्या है, उसकी परिभाषाएं जानेंगे, उसके उद्देश्य, उनकी कार्य पद्धतियाँ, उनके प्रकार और बहुत सारे जो संगठन हैं आतंकवादी संगठन, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आतंकवाद के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, इनके लिए संधियां की गई हैं, उनकी चर्चा करेंगे, इनके कारण को चर्चा करेंगे, आतंकवाद के कारण क्या हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसको दूर करने के जो सुझाव या उपाय हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से अपने इस टॉपिक को हम लोग कई हिस्सों में बांटकर जो है वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग यह जानते हैं कि आतंकवाद क्या है, जो कि यह बहुत ही कॉमन और एक ग्लोबल वर्ड है और आज विश्व का जितना भी जो भी देश है, वो कोई ऐसा देश नहीं है जो इससे अछूता है। वहाँ कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं जो है वो होती ही रह रही हैं और इस तरह से जो आतंकवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने में विश्वास रखती है और अस्त्र शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय, संप्रदाय या राष्ट्र विशेष को गैर कानूनी ढंग से डराने, धमकाने, मार देने, हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जा सकता है जिसके माध्यम से अवांछित तत्व अपनी सभी प्रकार की मांगें मंगवाने के लिए अनेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य मानवीय साधनों एवं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और आज लगभग सारा विश्व जो है आतंकवाद की चपेट में आया हुआ है और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का जो कृत्य है का रास्ता अपनाया जा रहा है और भौतिक दृष्टि से समृद्ध और विकसित समझे जाने वाले देशों में आतंकवाद की यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पनप रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा स्वर्गीय राजीव गांधी और ऐसे कितने भी लोग हैं जिनकी हत्या जो है की गई है आतंकवादियों के द्वारा। और अमेरिका के हवाई जहाज़ में बम विस्फोट, भारत के हवाई जहाज़ से पाकिस्तान में अपहरण आदि ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उदाहरण जो है वो हमें पेश करती हैं। उदाहरण हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। आतंकवाद जो है, आतंकवाद का आज जो स्वरूप है, आतंकवाद एक विख्यात अध्येता हैं, राइटर, विद्वान हैं, उन्होंने आतंकवाद के संबंध में कहा है कि आज के युग में, इस वर्तमान युग में, जो इनका नाम है ब्रियान क्रोजर, उन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी का आतंकवाद अपने स्वरूप में विलक्षण है और यह जो है समाज और राज्य व्यवस्था के लिए एक कलंक जैसा है। यह अपने स्वरूप में वैश्विक ग्लोबल है, अर्थात विश्व भर में
भर के आतंकवादियों में आपसी भाईचारा है, क्योंकि वे मूलभूत विश्वासों एवं कार्य पद्धति में एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति में सहायता करते हैं और सामान्यतः आतंकवादी संगठनों के सदस्य सुशिक्षित युवा जन और युवतियां भी होती हैं और न्यूनाधिक रूप से ये मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंधित रखते हैं। आधुनिक आतंकवाद का जो नकारात्मक पक्ष है यह है कि प्रायः उदारवादी और पाश्चात्य श्रेणी की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपना प्रमुख निशाना यह बनाते हैं, और यह स्थिति पूर्व काल से इस अर्थ में पूर्णतः भिन्न थी कि पहले क्रांतिकारी दमनकारी शासकों या शासन तंत्रों या जार द्वारा शासित रूस, ऑस्ट्रिया, हंगेरियाई साम्राज्य या फ्रांस के एंशियंस शासन को अपना निशाना बनाते थे। लेकिन जो पिछले दशकों में जो हो रही हैं आतंकवादी घटनाएं, जो 3 दशकों से हवाई जहाज़ों का अपहरण, दूतावास में विस्फोट, कूटनीतिज्ञों का अपहरण, उत्तेजनात्मक जो है कार्रवाइयाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी मिशनों के विरुद्ध सीधे आक्रमण, प्लास्टिक एवं डाक बमों के विस्फोट आदि अनेक जो है चौंकाने वाली घटनाएं निरंतर होती रही हैं और हो रही हैं। तो इस तरह से जो है आतंकवाद का जो स्वरूप है आज जो है काफ़ी बदल चुका है और यह ग्लोबल हो चुका है, और यह कोई ऐसा देश, ऐसा अछूता देश नहीं है जो आतंकवाद के गिरफ्त में नहीं आया हुआ है, और वहाँ जो है आतंकवादी जो घटनाएं हैं, आतंकवादी जो क्रियाकलाप हैं वो नहीं हो रहे हैं। अब हम समझते हैं कि जो आतंकवाद है ये सब, इसकी कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों के द्वारा दी गई है, हमने इसके आतंकवाद को समझा। इसके बाद हम समझते हैं कि जो विभिन्न शाब्दिक रूप में इसको कैसे मतलब इसकी व्याख्या की गई है, और साथ ही साथ कुछ जो वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने आतंकवाद को परिभाषित किया है। तो शाब्दिक रूप में टेरर जो है, जिसका मतलब होता है आतंक, शब्द लैटिन भाषा से आया है और रोमन समूह की भाषा की जड़ जमाने के बाद यह शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गया है, और इस शब्द की व्युत्पत्ति जो है टेररिज्म, आतंकवाद, और एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी कृत्य जिसको कहते हैं, जो है अब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। और विचारकों ने आतंकवाद की व्याख्या सामाजिक खतरा उत्पन्न करने में सामर्थ्य कार्य के रूप में की है, और रोमानिया के प्रोफेसर सदलेस्कू के अनुसार आतंकवाद मूलतः संपत्ति तथा जीवन की भारी नुकसान पहुंचाने में बम तथा ऐसी अन्य समर्थ युक्तियां अर्थात विस्फोटकों के रूप में स्वयं ही प्रकट करता है, और आतंकवाद के सार तत्व के संबंध में अपनी पुष्टि की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर सदुलेस्क्यू ने कहा है कि समाज के सारे राजनीतिक तथा कानूनी संगठनों में हिंसक विध्वंसक की दृष्टि से किए गए अतिक्रमण इसमें शामिल होते हैं। और इस तरह से ब्रियाम एम जेनिंग्स जो है एक विचारक, उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य का विचार ही आतंकवाद है, इन्होंने कहा है। उसके बाद हैं जी स्वार्जनवर्गर हैं, इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि तात्कालिक लक्ष्य एवं संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और यह लक्ष्य है भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो ये इनके स्वार्जबर्गर के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट जो है, कन्वेंशन जो हुआ था उसके अंतर्गत 1937 में आतंकवाद को परिभाषित किया गया था, और कहा गया था कि आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी भी राज्य के विरुद्ध
उन्मुख हो और जिसका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य जनमानस के मन में भय या आतंक पैदा करना होता हो। और इस तरह से इन अध्ययनों से आतंकवाद की व्याख्या जो है सामान्यतः किसी राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उग्रवादी हिंसा से उत्पन्न उठाया गया कदम होता है और एक दोषग्रस्त शस्त्र जो अक्सर निशाना चूक जाते हैं और विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के आदि के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और आतंकवाद की परिभाषा करते समय ब्रिटेन के आधुनिक लेखक पॉल विलिंगसन ने कहा है, कुछ उसमें भेद बताया है कि युद्ध आतंक, दमनात्मक आतंक, क्रांतिकारी आतंक, उपक्रांतिकारी आतंक राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्यों से किए गए जो राज्य पर अधिकार करने के लिए किए जाते हैं, अभियान के भाग नहीं होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसके बहुत सारे प्रकार भी बताए हैं। और अमेरिका के कैलिम्स ग्रास ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इनके विभिन्न भेद बताए हैं, जैसे कि घरेलू निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष और हिंसा, उन विदेशी विजेताओं के विरुद्ध हिंसा जो राष्ट्रों को नष्ट कर देते हैं और नागरिकों को गुलाम बना देते हैं, और जनतांत्रिक संस्थानों के विरुद्ध हिंसा जैसे कि नाजी फासिज्म और उनके सहायकों ने किया था। और इस तरह से लियोन जे बैंकर तथा चार्ल्स ए रसेल ने भी इसको परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की व्याख्या भय बल प्रयोग, डांट डपट के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शक्ति अथवा हिंसा के प्रयोग की धमकी अथवा वास्तविक प्रयोग के रूप में की जाती है। और उनके अनुसार आधुनिक आतंकवाद की जड़ जो है 60 के दशक में उन छात्र एवं उग्रवादी आंदोलनों में है जो वर्तमान संस्थानों के विरुद्ध लक्षित था। और इसके साथ ही प्रोफेसर कॉर्पोरेत्य एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद हिंसा या हिंसा प्रयोग, फिरौती या अन्य मांगों के लिए मनुष्यों को बंधक बनाने और स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए विशेष संगठन या गुट बनाने की ओर लक्षित अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय रूप में अभिप्रेरित राष्ट्रीय घटना अथवा अन्य गतिविधि है। और आतंकवाद का मतलब इमारतों का विनाश, उनमें लूटपाट और इसी प्रकार के अन्य कार्य हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको परिभाषित किया गया है। और एक बेल्जियम के शोधकर्ता हैं फेरिक डेविड, उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, विचारात्मक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी ऐसा काम जो हिंसक कृत, जो मानववादी कानूनों के आदेशों का उल्लंघन करता है, जिसमें कि क्रूर तथा बर्बर तरीकों का निषेध है, असैनिक लक्ष्यों तथा निर्दोष व्यक्तियों पर आक्रमण निषेध है, तो ऐसे कानून का जो उल्लंघन करता है वो आतंकवाद है। और इस तरह से राजकीय आतंकवाद की व्याख्या में राजनीतिक, जातीय और धार्मिक उद्देश्यों से व्यक्तियों के समूहों या जनसंख्या के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा अपनाई गई आतंकवादी नीतियां जो है समाविष्ट होती हैं। और एक राज्य की गुप्तचर सेवाओं के द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र में की गई आतंकवादी गतिविधियां भी इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का जो है वो प्रयास किया है। और प्रोफेसर राम आहूजा, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के प्रयोग द्वारा लक्ष्यों के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि और रणनीति है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करती है। तो ये प्रोफेसर राम आहूजा जी ने कही है। इसके बाद एक बृहद हिंदी शब्दकोश है, उसके द्वारा भी आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए जो भयोत्पाद
का अवलंबन ही आतंकवाद है, मतलब जिससे कि भय पैदा किया जा सके। तो ये जो हिंदी की बृहद शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें ये कहा गया है। इसके बाद एक और डिक्शनरी है, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, में भी इसको परिभाषित किया गया है, और उसमें कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना ही आतंकवाद है। इसके बाद लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी एक और है, उसमें भी इसको परिभाषित किया गया है, और उसके अनुसार शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय से एक विधि के रूप में प्रयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है। तो इस तरह से जो है आतंकवाद की विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आतंकवाद एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से लोगों में, निर्दोष जनता में भय उत्पन्न किया जाता है। अपने जो वांछनीय उनके जो मांगे जो होते हैं, डिमांड्स जो होते हैं, अपनी पूरी करने के लिए जो है सरकारों पर दबाव डालकर, भय उत्पन्न करके जो है अपनी मांगों को पूरा किया जाता है। गैर कानूनी मांगों को पूरा किया जाता है, जो कानून के विरुद्ध होती हैं। ऐसे मांगों को जो है वो शक्ति या बल प्रयोग के माध्यम से या विभिन्न जो तरीके हैं उन गतिविधियों से इसको प्राप्त किए जाते हैं, मांगे इसको पूरा किया जाता है। और यह एक जघन्य अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपमान है, और मानवता के अगेंस्ट क्रूरतापूर्वक व्यवहार है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार है, और इसके द्वारा जो है मानवता की जो है वो क्षति ही क्षति होती है। तो ये कुछ आतंकवाद की परिभाषाएं थी। अब हम चर्चा करेंगे कि आतंकवाद की विशेषताएं क्या है, आतंकवाद आखिर है क्या। तो आतंकवाद की जो हम लोगों ने परिभाषाएं देखी, उस परिभाषाओं के आधार पर इसकी हम लोग कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसे पहली जो इसकी विशेषता बतलाई गई है कि यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। आतंकवादी कोई भी काम जो होता है वो राज्य और समाज के हित में नहीं होता है, उसके विरुद्ध होता है। दूसरा जो है इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी को मार देते हैं, कोई ना कोई पर्पस जो होता है वो जरूर छुपा होता है आतंकवादी किसी भी घटना के पीछे। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अवैध और गैर कानूनी है। तो ये जो भी नियम कानून होते हैं उसके विरुद्ध होती है घटनाएं। इसके बाद अगली जो विशेषता है कि वह यह है कि यह न केवल अपने तात्कालिक शत्रु अपितु सामान्य लोगों को भी डराने, उनमें भय पैदा करने, आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अवपीड़ित एवं वश में करने का एक कुप्रयास होता है, लोगों को अपने कंट्रोल में करना भय के माध्यम से। तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। इसके बाद है कि यह अपने जो आतंकवाद है यह अपने कार्यों या हमलों को इतना आकस्मिक और भयंकर रूप में अंजाम देता है कि केवल जनसाधारण ही नहीं अपितु कभी कभी सरकार भी बेबस और लाचारी की भावना जो है वो पैदा हो जाती है। मतलब सडनली, ऐसा नहीं कि इसका कोई कुछ पता चलने वाला है कि आज कुछ होने वाला है, अचानक से जो है इस तरह की आकस्मिक घटना हो जाती है जिसके बारे में मेंटली लोग भी तैयार नहीं होते हैं और ना ही सरकार ही तैयार रहती है, और वो भी जो है ऐसी घटनाओं के वजह से जो है एक तरह से सरेंडर कर देती है और इनकी मांगों को मांगने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इनकी इस तरह की आकस्मिक घटना होती है कि कुछ प्लानिंग नहीं हो पाती है कि कैसे इनसे निपटा जाए। उसके बाद जो है इसके कारनामे किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं हो सकते हैं, और कभी कभी तो योजना, दुस्साहस, बर्बरता और संहार के पैमाने के लिहाजे से उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि यह बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है। आतंकवाद जो है वो बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है और अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए धार्मिक ग्रंथों या राजनीतिक विचारों को अपने लक्ष्य के अनुसार तोड़ मरोड़ कर उसके साथ जोड़कर देखने की कोशिश करता है, और इस बात पर बल देता है कि जो कुछ भी वह कर रहा है या कह रहा है वही सब ठीक है। तो ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद है कि इसमें और जो अगली विशेषता है कि यह केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं
बल्कि सजातीय समुदाय पर भी हमला होता है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू या मुस्लिम कोई व्यक्ति जो अपने उस धर्म का है तो उस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म पर आघात कर रहा है। ये कभी कभी अपने समान धर्म पर भी या समुदाय के लोगों पर भी जो है वो ये घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं। समुदाय पर भी हमला बोल सकता है। और नेक्स्ट है कि इसमें लड़ने या भगाने की प्रतिक्रिया होती है। और जो अंतिम इसकी विशेषता है वो है कि इनमें की गई हिंसा में मनमानी होती है। आर्बिट्रीनेस जो इसको कहते हैं, मनमानी करना होती है, क्योंकि शत्रु या शिकारों का चयन जो बिना किसी सोच समझ के, योजना के तथा अंधाधुन जो है वो होता है। और इसलिए इसके शिकार किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग, आयु, यहाँ तक कि मासूम बच्चे, असहाय वृद्ध और निर्दोष महिलाएं भी हो सकती हैं। तो ये कुछ जो हैं इसकी विशेषताएं थी जिसकी चर्चा हमने की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं या कितने इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है और उद्देश्य क्या होता है। तो हमने जो परिभाषाएं देखी उससे हमें काफ़ी उद्देश्यों के बारे में पता चला इसके, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं कि आतंकवाद के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म, हमने इसकी डिफिनीशंस देखी, अर्थ मीनिंग देखा, डिफिनीशंस देखी और इसकी विशेषताएं देखी। और अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेररिज्म, उद्देश्य क्या हैं। तो पहला जो उद्देश्य हमें समझ में आता है कि अपने उद्देश्य और आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना होता है, इनका पहला उद्देश्य। दूसरा होता है कि अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषकर युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने आदेशों के पक्ष में उनके दिल दिमाग में विष घोलना और उन्हें संगठन के लिए मर मिटने को तैयार कर देना। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। युवा जो होते हैं इनके शिकार होते हैं क्योंकि उनको आसानी से जो है कन्विंस किया जा सकता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है धमकी, हिंसा, हत्या, घृणा और सार्वजनिक संपत्ति को अंधाधुंध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालना। इसके बाद है कि विरोधियों और जो मुखबरियों हैं को किसी भी कीमत पर सहन या क्षमा न करना और उन्हें खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना और उसी प्रकार आंदोलन या उनकी गतिविधियों के रास्ते में आने वाले हर बाधा को दूर करना, पर अपने समर्थकों या अनुयायियों को हर तरह से मदद करना और उनके पकड़े जाने पर उनको छुड़वाने की कोशिश करना, हर संभव कोशिश करना इनका उद्देश्य होता है। कि अगर आतंकवादी कृत्य करते समय अगर पकड़ा गए वो, तो उनको कैसे छुड़ाया जाए या वो जो उनका टारगेट होता है, जो उन्हें करना होता है, उसमें जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए ताकि वह अपने कारनामे, अपने कृत्य को जो है वो कर पाएँ, इसके लिए प्रयास करना होता है। साथ ही साथ इसका अगला जो उद्देश्य होता है वह है कि शासन और सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना ताकि वह अपने कारनामों को अंजाम दे सके। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य आतंकवाद का होता है वह है कि देश की सुरक्षा, शांति और अखंडता के लिए हर संभव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय, आतंक और सुरक्षा का वातावरण जो है वो बना रहे। ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य होता है कि देश में जो भी अलगाववादी शक्तियां हैं उनको भड़काना ताकि सरकार और जनता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सके और जो इंटरनल पीस है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। उसके बाद है तो ये कुछ जो थी इसका जो उद्देश्य थे वो थे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके कार्य प्रणाली क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, ये लोग कौन कौन से काम करते हैं। तो आतंकवादियों की जो कार्य प्रणाली होती है, वर्किंग मेथड्स ऑफ टेररिज्म जिसको कहते हैं, तो इसमें ये लोग समाज के किसी वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने का तथा उनमें व्याप्त जो मैत्रीपूर्ण भावना होती है, सद्भावना होती है, फ्रेटर्निटी होती है, बंधुत्व होती है, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से की गई हिंसापूर्ण वारदातें इसमें पहली शामिल होती हैं। इसके बाद है कि ज्वलनशील पदार्थों,
बमों तथा अग्नेयास्त्रों के प्रयोग से भी की गई विनाशकारी जो लीलाएं होती हैं इनके कृतों में शामिल होती हैं। और ऐसी हिंसात्मक बर्बर कार्रवाइयाँ जिनमें अनेक व्यक्ति मारे जाए और तथा घायल हो जाएं तथा आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ये भी इनकी कार्य प्रणाली में जो है वो शामिल होती है। इसके बाद है कि प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण करना तथा उन्हें छुड़वाने के लिए सरकार के सामने और अपनी अनुचित मांगों को मनवाने का प्रयास करना भी इनका कार्य होता है। इसके बाद वायुयानों का अपहरण, बैंक डकैती आदि इसी प्रकार के अनेक जो है घटनाएं हैं जो इन आतंकवादियों के कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि विमानों का अपहरण कराना लेना, राजनयिकों या जो राज्य प्रमुख होते हैं हस्तियों का अपहरण कर लेना, सार्वजनिक नेताओं को की हत्या कर देना, तोड़फोड़ बम आदि रखना। और कभी कभी तो जब आतंकवादी ऐसा सोचते हैं कि दो समुदायों के बीच घृणा का वातावरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो वह दूसरे समुदाय के निर्दोष जो साधारण जनों की व्यक्तिगत और सामूहिक हत्या का वही मार्ग अपनाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 1946 में मुस्लिम लीग से जुड़े आतंकवादियों के द्वारा भारत विभाजन की मांग मनवाने के लिए ऐसा किया गया था। 1982 से 86 तक, 1982 से 1996 तक वर्षों में खालिस्तान की मांग से जुड़े शिख आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार के घृणित आचरण को अपनाया गया था। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, चाहे वो पंजाब में, अगर हम भारत की बात करें तो जो पंजाब में आतंकवाद है या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, और इसको दूर करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लू चलाया गया था पंजाब में। तो ये ऐसे बहुत जम्मू कश्मीर में पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ भी बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं। असम में जो है वहाँ पे है, तमिल में है, तो इस पूर्वांचल में है। नक्सलवाद के रूप में जो है आतंकवाद का स्वरूप तमिलनाडु में है। तो भारत के बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं जो इससे पीड़ित हैं और वहाँ कई तरह के आतंकवादी जो है संगठन जो हैं वो कार्यरत हैं, और इस तरह से अपने कृतों के माध्यम से वह जो है इस पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। ये तो थी हमारे जो आतंकवाद है उसकी के कार्य पद्धति के बारे में। अब हम जानेंगे कि आतंकवाद जो है वो कितने प्रकार का होता है, आतंकवाद के प्रकार क्या हैं, ये कितने तरह के आतंकवादी होते हैं। इसमें इसको ही चर्चा हम लोग करेंगे कि आतंकवादियों का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, उनके स्वरूप को हम लोग जानेंगे कि उनके स्वरूप क्या हैं। तो इसके स्वरूप को जो है प्रोफेसर जो है महेंद्र वेद ने इसको एक बार परिभाषित करने का प्रयास किया है। महेंद्र वेद के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है और उन्होंने बताया है इसके 5 प्रकार जो है उसको उनकी चर्चा उन्होंने की है, प्रोफेसर महेंद्र वेद ने। और इसको बताया है कि जो राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, फर्स्ट जो होता है वो राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और इसमें अधिकांशतः जो होते हैं एक कमज़ोर राज्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और भारत सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिहाद या आज़ादी की लड़ाई के नाम पर अंधाधुंध आतंकवादी हमलों का सिलसिला जारी है और वह पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा ही प्रायोजित होता है। दूसरा जो है उन्होंने बताया है कि गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, फैक्शन स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म इसको कहते हैं, और जो एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार के आतंक राज्य या शासन के विरोध में पृथकवादी आंदोलन का एक रूप पैदा करती हैं, जैसे पंजाब के भिंडरवाला गुट या का खालिस्तानी आतंकवाद जो कि पंजाब में पृथक एवं स्वतंत्र खालिस्तान की स्थापना करना चाहता है। और इसी प्रकार के पृथकवादी सिद्धांतों पर आधारित श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम
लिटे जिसको कहते हैं आदि है। तो ये जो है दूसरा जो प्रकार है वो गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। तीसरा जो इसका प्रकार है जो प्रोफेसर महेंद्र बेद ने बताया है वह है कि अपराध संबंधी आतंकवाद, क्राइम रिलेटेड टेररिज्म। तो जो आतंकवाद फैलाने के लिए हिंसा का अपना प्रमुख जो हथियार बनाते हैं और राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए धन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड सरगनाओं द्वारा संचालित गिरोहों के कारनामे इसके श्रेणी में आते हैं। चौथा जो है प्रकार वो है नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, और जो धन के बदले मादक द्रव्यों के धंधे में का समर्थन करते हैं, ड्रग्स वगैरह का, वो जो है इसके श्रेणी में आते हैं। और समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुख्यात सरगना ओसामा बिन लादेन और ऐसे बहुत सारे जो आतंकवादी हैं जो इन मादक पदार्थों की तस्करी से अथाह जो है वो धन कमाते हैं, और एक बहुत बड़ा मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड में जो ये नार्को आतंकवाद टेररिज्म के माध्यम से जो है वो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। इसके बाद है पांचवा, मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद, इशू मोटिवेटेड टेररिज्म, और इसमें जो परमाणु हथियारों पर निषेध, भूमि संघर्षों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में प्राथमिकता की मांग, चुनाव में जीतकर सुनिश्चित करने आदि मुद्दों से प्रेरित होता है। और उदाहरण के लिए बंगाल का नक्सलवादी आतंकवाद भूमिहीन श्रमिकों को भूमिपति बनाने के उद्देश्य से प्रेरित था। बिहार का पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन भी बहुत कुछ इसी प्रकार के मुद्दे से प्रेरित था। और उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी संगठन हिंसा और धमकी की रणनीति अपनाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ उसके प्रकार हैं। इसके अलावा भी जो है इसके प्रकार के बारे में बताया गया है, जिसमें कि पहला बताया गया है कि आतंकवाद जो है का स्वरूप के बारे में। इसका पहला स्वरूप जो है मानव बम है, और मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अभी तक विश्व के किसी भी सुरक्षा एजेंसी और सरकार या सेना के पास नहीं है। और मरने मारने का संकल्प के लिए उच्च विस्फोटकों से लैस चलता फिरता कोई युवक या युवती मानव बम बनाकर वह व्यक्ति 6 से 8 किलोग्राम RDX को बेल्ट में भरकर अपने कमर में बांधे रहता है, और जो ब्लास्टिंग कैंप या बैटरी के से जुड़े होते हैं, और बेल्ट में भरे विस्फोटक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के आधार पर किया जाता है, और जिसे मात्र एक छोटे से बटन को दबाकर विस्फोट किया जा सकता है, और वह जो बटन मानव बम बने व्यक्ति की सुविधाजनक पहुंच के भीतर जो है वो मौजूद होती है। और इस तरह के आतंकवादी जो संगठन हैं, जिसमें एक अनुमान के अनुसार जो है इस समय विश्व के 75% से भी अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनके पास मानव बम मौजूद हैं। और इसमें श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिटे का नाम भी प्रमुख है, और मानव बमों को तैयार करने में आज इस संगठन की सर्वाधिक क्षमता जो है या दक्षता हासिल की है। और लिटे के पास मानव बमों की एक पूरी ब्रिगेड है, जिसमें 250 मानव बम आतंकवादी कार्रवाइयों हेतु हर कदम तैयार रहते हैं, और 900 से ज़्यादा रंग रूप मानव बम बनाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो इस तरह से ये जो मानव बम है ये एक इसका प्रकार है, स्वरूप है आतंकवाद का, और इसके द्वारा मनुष्यों को ही बम के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी जी का भी हत्या भी इसी एक चुनाव प्रचार के सभा को संबोधित करते समय जो है इसी तरह के मानव बम के द्वारा, आतंकवादी घटना के द्वारा उनको मृत्यु उनकी हो गई थी, या उनके आतंकवादी कारनामों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है आपका बहुत ही आज विश्व के सभी देश जो हैं मानव बमों के हमले का खतरा जो है उन पर मंडराता रहता है, क्योंकि सर्वाधिक खतरा ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा से है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा खतरनाक हथियारों से सुसज्जित सबसे
खतरनाक और सबसे अधिक संपन्न आतंकवादी संगठन है और इसका नेटवर्क विश्व के लगभग 60 देशों में फैला हुआ है। तो बहुत ही ये बड़ा नेटवर्क है आतंकवादियों का और मानव बमों का जो इसमें प्रयोग करने के लिए इतने मानव बम तैयार रखे हुए हैं। जो दूसरा स्वरूप है आतंकवाद का, जो दूसरा रूप जो है वो संगठित और समुचित रूप से वित्त पोषित संगठन के रूप में दिखलाई देता है और जो कि अपनी हिंसक और बलकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण जनमानस को आतंकित करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां अब रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों द्वारा संपन्न की जाती हैं और ये समूह आदेश, सदस्यता और उनके मुख्यालय से आबद्ध होते हैं और अनेक बार आतंकवादी कार्रवाइयों का घटना की जिम्मेवारी किसी न किसी समूह या गुट के द्वारा ली जाती है। और ऐसे बहुत सारे जो हैं ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फ्रांस में डायरेक्ट एक्शन ग्रुप जो है उसके बाद आपका फ़िलिस्तीन में जो है अल फतह जो है, उसके बाद आपका उसी में फ़िलिस्तीन में ही एक और संगठन है अबू निदाल संगठन, ये भी आतंकवादी संगठन है। उसके बाद फ़िलिस्तीन में ही एक और है, 15 मई को अरब संगठन बनाया गया था और वो भी है। और एग्री ब्रिगेड ग्रेट ब्रिटेन का है एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है और साथ ही साथ उसमें जो इलम रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में है, जर्मन एक्शन ग्रुप जर्मनी में है, जर्मनी लाल सेना जापान में है, लिट्टे श्रीलंका में है। उसी तरह से जो जनता विमुक्ति पेरुमन श्रीलंका में है। फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन फ़िलिस्तीन संगठन के अंतर्गत है और आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड में है। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में जो सक्रिय आतंकवादी गुट हैं, जैसे पाकिस्तान में है बलूच पीपुल्स लिबरेशन फंड है, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अवामी है, हरकत उल अंसार है, जमात उल फारूक है। उसके बाद मुजाहिर कौमी मूवमेंट हकीकी फैशन है, मुताहिदा कौमी मूवमेंट है, अल्फताफ फैशन जो है, ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय आतंकवादी संगठन है। उसी तरह अफ़गानिस्तान में जो है हरकत इस्लामी, जमाते इस्लाम, नेशनल इस्लामिक मूवमेंट, नॉर्दर्न एलियंस है, तालिबान मिलिशिया है, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट ऑफ द सल्वेशन ऑफ अफ़गानिस्तान है। बहुत सारे हैं, ईरान में है, सऊदी अरब में है, इजराइल में है। तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो हैं वो संगठन जो हैं वो ऐसे हैं जो वित्त पोषित हैं और वित्तों के पोषण मतलब और भी आतंकवादी संगठनों को वित्त मुहैया कराते हैं ताकि वह ट्रेनिंग दे सके, आतंक का नेटवर्क फैला सके और उसको फैलाने में जो आने वाली असुविधा है, स्पेशली खासकर जो है धन को लेके जो असुविधा है उसको दूर कर सकें। इसके बाद आता है आतंकवाद का तीसरा स्वरूप, और तीसरा स्वरूप जो होता है वो राज्य प्रायोजित होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद होता है। और विश्व के कई देश जो हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद को शय या प्रश्रय दे रहे हैं। और पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म 1989 नामक रिपोर्ट में 6 राष्ट्रों क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन और सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन जो है इस जो रिपोर्ट था इसके अंतर्गत बताया गया था। और ऐसे देशों की सूची में अब पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया है। और यह बात 100% सत्य है कि आतंकवाद तभी फलता फूलता है जब उसे समर्थन देने वाले देश बाहरी देश होते हैं, और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान ही है और इसे अंजाम देने का कार्य ISI कर रही है। पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी ने भारत के लगभग 2 दशकों से आतंकवाद फैला रखा है। और पहले उसने पंजाब में आतंक फैलाया और जम्मू कश्मीर में
विदेशियों और भारत के आतंकवादियों की मदद से आतंकवाद को तेज किया है। चौथा जो स्वरूप है वो है आतंकवाद का इस्लामिक आतंकवाद। और इस्लामिक आतंकवाद का अर्थ यह लगाया जाता है कि जो भी राष्ट्र इस्लाम को मानते हैं वह आतंकवाद के रास्ते पर हैं, या दूसरे अर्थ में यह कहें कि इस्लाम का कट्टरवादी नेतृत्व पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के अनुयायियों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है और विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। और इस्लाम के प्रति निष्ठा उन्हें एक भावना के सूत्र में बांधती है जो देश की सीमा विभाजन को प्रभावित नहीं करती, और यही इस्लामिक भावना जुनून की हद तक पहुंच जाती है तो उन लोगों के विरुद्ध कार्य करती है जो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। और यह जुनून इस सीमा तक इन पर सवार हो जाता है कि ये आत्म बलिदान के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। और इस संघर्ष की वजह से जिहाद, संघर्ष को वो लोग जिहाद कहते हैं। और जिहाद के जुनून में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारतों को कब्रगाह बनाने में फ़र्क का अनुभव करते हैं। और रूसी संघ के राष्ट्रपति पुतिन ने के अनुसार आतंकवादी शक्तियाँ अपने क्षुब्ध स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करती हैं ताकि वह धार्मिक जनता की सहानुभूति को पा सकें। साथ ही साथ भोले भाले जो धार्मिक नौजवानों को अपनी फौज की ओर आने के लिए आकर्षित कर सकें। और ऐसा कहा जाता है कि अनेक इस्लामिक देशों में आतंकवाद एक सुगठित स्वतंत्र विचारधारा का रूप लेता जा रहा है और जिसे एक विषय की तरह आतंकवादी विश्वविद्यालय खोलकर पढ़ाया जाने लगा है और नवीन आतंकवादी तकनीकियों पर शोध की जाने लगी है। और इन विश्वविद्यालयों में मुस्लिम नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षित नवयुवकों की आतंकवादी सेना में नियमित जो है वो भर्ती भी की जा रही है। और इस प्रशिक्षित फौज का प्रयोग वह छोटे राज्य जो बड़े राज्यों से सीधे युद्ध करके किसी भी भूभाग को प्राप्त करने में प्राप्त नहीं कर सकते हैं या किसी प्रांत को स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं, तो भाड़े पर लेकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और हथियारों की तस्करी के साथ साथ अन्य इसी प्रकार के कार्य एवं प्रशिक्षण भी कराए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए तो बहुत जो स्वरूप है आतंकवाद का वह काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये वित्त पोषित हो सकता है, मानव बमों के रूप में हो सकता है, इस्लामिक संगठन के रूप में हो सकता है, या वित्त पोषण का काम कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो या स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है। तो इसके कई प्रकार जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो आतंकवाद है उसके कारण क्या है, आतंकवाद क्यों होता है, आतंकवाद जो है उसका मूल कारण क्या है, क्यों आतंकवादी लोग आतंकवादी बन जाते हैं, आतंक क्यों फैलाने लगते हैं, इसका मूल कारण क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कि शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति। जो शोषण और अन्याय है उसकी वजह से आतंकवाद को प्रश्रय मिलता है। विश्व भर में आतंकवाद के पनपने का एक कारण जो है वो शोषण और अन्याय है और यह प्रवृत्ति बहुत वर्षों से चली आ रही है। साम्राज्यवाद के द्वारा अविकसित और निर्धन देशों का शोषण किया गया है और स्वतंत्र भारत में भी शोषण जारी रहा है। और इसी प्रकार की परिस्थितियों में आतंकवादी जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि वे आतंकवादी नहीं बल्कि शोषण के और अन्याय के विरोधी हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण। दूसरा है कि युवाओं में तीव्र असंतोष, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि अनेक कारणों से युवाओं के अंदर जो असंतोष की भावना है वह भी एक इसका प्रमुख कारण है आतंकवाद को बढ़ने का। और आज का युवक अधिक महत्वाकांक्षी है, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके पास साधन नहीं है और इसलिए वह तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यापार और आतंकवाद से जुड़ जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है आतंकवाद के फैलने का। तीसरा है अवैध शस्त्र व्यापार। जो अवैध शस्त्र व्यापार है ये भी वर्तमान में अवैध शस्त्र व्यापार
इतना अधिक बढ़ गया है कि आधुनिकतम और भयंकर शस्त्रों को अवैध रूप से प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं रह गया है। और अगला जो इसका कारण है वह है आतंकवादियों को विदेशों से सहायता। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जो आज भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरे देशों को आतंकवाद रोकने में सहायता नहीं देते, बल्कि दूसरे देशों को में अस्थिरता को फैलाने के लिए आतंकवादियों को आर्थिक और राजनीतिक सहायता भी देते हैं। पाकिस्तान भारत में इसी प्रकार के आतंक फैलाना चाहता है, जिसके लिए उसने ISI, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आदि संगठन जो है वो वहाँ पे क्रियाशील हैं। इसके बाद जो पांचवा महत्वपूर्ण कारण है आतंकवाद के होने का, वो है भ्रष्टाचार। विश्व भर में के देशों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और नवयुवक वर्ग राजनीतिज्ञों, उच्च नौकरशाहियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के आचरण को देखकर अपना धैर्य जो है वो खोता जा रहे हैं और उच्च स्तर के पदाधिकारियों, रिश्वत और भ्रष्टाचारी तथा जालसाजी में लिप्त नज़र आते हैं और ये सभी कारण आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्याय में व्यवस्था में देरी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, न्याय न मिलना। न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, जालसाजी जैसे मुकदमों में अनेक वर्ष जो है वो लग जाते हैं, जिससे कि आतंकवादी निर्भीक होकर अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आतंकवाद को बढ़ने में, फलने फूलने में। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो है दलीय राजनीति। दलीय राजनीति भी आतंकवाद को बढ़ाने का कार्य करती है। वे वोटों के लालच में कुछ गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं और दल चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठनों का भी सहारा लेते हैं और कभी कभी तो दल हिंसक आतंकवादी और गुट टाइप के लोगों को भी अपने दलों से चुनाव लड़ाते हैं। गुंडे टाइप जो लोग होते हैं उनको भी टिकट देते हैं। तो ये भी एक कारण है, दलीय राजनीति भी एक महत्वपूर्ण कारण है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, फैलाने में। और इसके बाद कुछ अन्य कारण आते हैं। अन्य कारणों में जैसे कि जिसने आतंकवाद में वृद्धि की है कि जो हमारे गुप्तचर सेवाएं हैं और प्रशासन की विफलता इसके अंतर्गत है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करती, गुप्तचर विभाग हमारा ठीक ढंग से वर्क नहीं करता, जिसके कारण हमें इस तरह के कृतियों का पता पहले नहीं चल पाता और हम फेल हो जाते हैं इनसे निपटने में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कारण है कि प्रशासन की विफलता के वजह से भी आतंकवाद का मनोबल बढ़ता है और उसमें बढ़ोतरी होती है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण एक और कारण है अन्य कारण में, वह है कि नैतिक शिक्षा का अभाव और नैतिक मूल्यों में गिरावट। नैतिक शिक्षा का अभाव और नैतिक मूल्यों में गिरावट, जो दिन प्रतिदिन विज्ञान की चमक दमक में व्यक्ति जो है अपनी नैतिकता, मॉरलिटी और जो नैतिक वैल्यूज़ हैं उसको जो वो डाउन हो रहे हैं, उसकी वजह से भी लोग बहुत आसानी से कन्विंस हो जाते हैं गलत काम करने के लिए, अपने देश के विरुद्ध जाने के लिए और इस तरह के जो कृत्य हैं, काम हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे आतंकवाद के। आज हमने देखा, आज हम लोग यही क्लास ख़त्म करेंगे और इसमें जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग आतंकवाद, टेररिज्म से रिलेटेड इसका दूसरा पार्ट जो बनेगा वीडियो का, उसमें हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रयास किए गए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, भारत में क्या प्रयास किए गए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए और हम कैसे इनको आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए क्या हम सुझाव दे सकते हैं, क्या किया जाए कि इसको रोका जाए। तो उसके सुझाव जो हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये 3 जो सब टॉपिक्स मैंने अभी बताया, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और आज हमने देखा, हमने आतंकवाद का अर्थ समझा, मीनिंग समझा, उसकी परिभाषा देखी, विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न शब्दकोश जो हैं उसके माध्यम से आतंकवाद की परिभाषा को समझने की कोशिश की। उन परिभाषाओं के आधार पर उसकी हमने विशेषता की चर्चा की, उसके उद्देश्यों की चर्चा की, उसके कार्य पद्धति की चर्चा की और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने उसके प्रकार की चर्चा की कि कितने तरह के आतंकवाद हो सकते हैं और आज हैं वर्तमान में। और उसके बाद लास्टली हमने
आतंकवाद के कारण क्या हैं, आतंकवाद क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी कोई समस्या हो या आपको समझ नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न रखें, हम लोग उसको निश्चित रूप से जो है अपने नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपका यह क्लास जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं और नए टॉपिक के साथ, इसी के जो दूसरा पार्ट है उसके साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।